नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10वीं में जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है और किस टाइप से आने वाला है। यह बताने के साथ साथ मैं आपके यहाँ हिंदी व्याकरण की प्रकार को बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं, ये कितने प्रकार से आते हैं और कैसे आते हैं। और मैं इसमें यह भी बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये कौन कौन से आएंगे और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आज, अगर आप हमारी वीडियो अंत तक देखते हैं तो आज की इस वीडियो से आपके 10 से 12 मार्क क्लियर यहीं से होकर जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके 10 से 12 मार्क्स कैसे आएंगे और किस प्रकार से आप क्लियर कर पाएंगे कि हमारे जो हिंदी व्याकरण में नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे। तो अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ। जो 3 घंटे का हमारा जो हिंदी विशिष्ट का पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, क्या क्या आएगा, 100 नंबर में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में यही कन्फ्यूज़न रहती है कि ये एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण कितने नंबर्स की आने वाली है। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं वो ये है कि हिंदी विशिष्ट में जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा उस पेपर में क्या क्या आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में यही उत्पन्न होता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो आप मैं जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी विशिष्ट का जो आने वाला पेपर है वो किस टाइप से आएगा। तो सबसे पहला है हमारा पद्य खंड। पद्य खंड में क्या रहता है, जो पद्य रहते हैं कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्यबोध, भाव, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो आते हैं फ्रेंड हमारे 27 मार्क्स से, 27 मार्क्स से। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। गद्य खंड, गद्य की विधियाँ, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचारबोध, ये आते हैं हमारे 23 नंबर के, 23 मार्क्स के। फिर आता है हमारा सहायक वचन, जिसमें आती है विविध पाठों का आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठ प्रश्न, ये आता है हमारा 10 नंबर का। ऐसे ये होते हैं 60 नंबर के। और उसके बाद जो बचता है वो होता है हमारा हिंदी व्याकरण, 40 नंबर का। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, भाषा बोध, ये आता है हमारा 10 नंबर का। इसमें रहते हैं संधि, समास के भेद, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस टाइप से ये 10 नंबर का एक पार्ट होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है काव्य बोध। ये भी फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर का होता है। इसमें क्या आता है, काव्य की परिभाषाएँ आती हैं, भेद आते हैं, जैसे मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। अगला होता है हमारा रस, जिसके भी पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछ ली जाती हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ऐसे पूछ लिया जाता है, भेद पूछ लिए जाते हैं, उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। अलंकार हैं, वृत्तोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनयोक्ति अलंकार, छंद, गीत का छंद, गीत का छंद, उल्लाला छंद, रोला छंद, इस प्रकार से ये होता है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का हो गया हमारा भाषा बोध और 10 नंबर का हो गया हमारा काव्य बोध। तो 20 नंबर तो कुल मिला के ये हैं हमारे। उसके बाद है हमारा अपठित बोध, ये होता है 5 मार्क्स का। पत्र लेखन, ये भी होता है 5 मार्क्स का। निबंध लेखन, ये भी होता है हमारा 10 मार्क्स का। तो कुल मिला के ऐसे होता है हमारा हिंदी विशिष्ट का 100 नंबर का पेपर। तो आज मैं आपको पद्य खंड, गद्य खंड की बात ना करते हुए, सहायक वचन की बात ना करते हुए, मैं आपको हिंदी व्याकरण, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है, क्योंकि ये अक्सर बच्चे एग्जाम टाइम में जाते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में यही आता है कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना शॉर्ट कर दूंगा, इतना शॉर्ट कर दूंगा कि आप कुछ वीडियो देखेंगे और उससे ही अपना हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैं आपको भाषा बोध और काव्य बोध का परिचय दूंगा। इसमें 20 मार्क्स कैसे आपको लाने हैं और इनको आप कैसे अपने एग्ज़ाम में ला सकते हो। और मैं आपको कुछ ऐसी हिंट भी देकर जाऊंगा जिससे 10 से 12 मार्क्स आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमारी वीडियो में ऐसे ही देखें। अब मैं आपको बताता हूँ भाषा बोध, भाषा बोध में 10 मार्क कैसे आपको क्लियर करना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। तो संधि ये एग्जाम में कैसे आती है उसको देखते हैं। परिभाषा कैसे पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में, संधि किसे कहते हैं एवं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इसकी परिभाषा है, दो समीपवर्तीय वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। क्या? जब दो समीपवर्तीय वर्णों के मेल से जो विकार मतलब जो उच्चारण उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। तो ये क्या है, विद्यालय का संधि विच्छेद कैसे होता है, विद्या प्लस
आ की मात्रा आ गई, वहाँ से विच्छेद हो गया आलय, तो विज्ञालय ये हो गई ऐसे संधि। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये संधि की जो डिटेल में अगर हम आपको जानना है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि की पूरी डिटेल वीडियो डालेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि संधि में इम्पोर्टेंट कौन कौन सी संधि होती हैं और ये एग्ज़ाम में कौन कौन सी होती हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं। तो मैं आपको वो बताता हूँ संधि कौन कौन सी है, उदाहरण के द्वारा की जो कौन कौन से उदाहरण 1 मार्क्स में विकल्प में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट उदाहरण है वो है शिवालय। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, शिव धन आलय। दूसरा है सूर्य अस्त, इसका कैसे होता है, सूर्य धन अस्त, क्योंकि आ की मात्रा से आती है वहाँ आ ई उ, जहाँ भी ये वर्ड देखने को मिलते हैं वहाँ से हम विच्छेद करते हैं। तीसरा है हमारा पवित्र, पौ धन इत्र। चौथा है भावुक, भौ धन उक। प्रत्येक, प्रति धन एक, इत्यादि, इति धन आदि। मेघालय, मेघ धन आलय। तो इस टाइप के आपको उदाहरण एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं, इसलिए आप अगर इन एग्जाम्पल को याद रख कर जाते हैं एग्जाम में तो आपके 1 से 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है जो भाषा बोध में आता है, वो है हमारा समास। तो फ्रेंड्स, समास की वीडियो, तो इसकी वीडियो अगर आपको डिटेल में जानना है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, जिसमें समास की पूरी डिटेल वीडियो है, जिसको अगर आप देख लेंगे तो आपकी समाज से रिलेटेड जहाँ भी आप क्वेश्चन देख लेंगे ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज का हमारा जो मकसद क्या था कि हमें एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे हमको मार्क्स लेने हैं। तो मार्क्स लेने के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट देखना है। तो इम्पोर्टेंट मैं पहले आपको बता दूं, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। समास की परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो वर्ड बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या बोला मैं, जब 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो वर्ड बनता है उसको हम समास कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं समास के प्रकार। तो हमारे मुख्यतः फ्रेंड समास 6 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं तत्पुरुष समास, दूसरा होता है हमारा भाव समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है दिग्गु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। तो ये अगर आपको डिटेल में इनकी जाननी है परिभाषा तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप वहाँ से देख सकते हैं समास पूरा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट, कि हमें नंबर गेन कैसे करना है, हमें नंबरों को गेन कैसे करना है कम टाइम में। तो उसको मैं बताता हूँ। जैसे समास में जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं वो है हमारा जो आता है बहुव्रीहि समास, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे अधिक बहुव्रीहि समास पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, किसी चीज़ से तुलना की जाती है। जैसे पीताम्बर, ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है पीताम्बर। तो इसका समास विग्रह क्या होता है, पीले वस्त्र हैं जिसके यथार्थ विष्णु जी, गणेश जी। दूसरा जो हमारा आता है त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके यथार्थ शंकर जी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। गंगा यमुना, गंगा यमुना ये एग्जाम्पल है हमारा द्वंद्व समास का। गंगा यमुना, तो इसमें क्या डैश हटा के क्या लगता है और, तो इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। दिग्गु समास का सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है हमारा पंचवटी और नवरात्रि। पंचवटी में है 5 वृक्षों का समूह और नवरात्रि में है 9 व्रतों का समूह। दिग्गु समास क्या होता है, वो समास जिसका प्रथम पद संज्ञावाची होता है वह दिग्गु समास कहलाता है। और हमारा कर्मधारय समास का जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है चरण कमल और चंद्रमुख। ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और घनश्याम, ये तीनों एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो घनश्याम का समास विग्रह होता है घन के समान श्याम। चरण कमल का होता है कमल के समान चरण। चंद्रमुख का होता है चंद्रमा के समान मुख। और जो हमारा अव्ययी भाव समास है वो 1 या 2 नंबर में एग्जाम्पल में या फिर हमारे विकल्प वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा ये है प्रत्येक। तो इसको ऐसे पूछते हैं, प्रत्येक कौन से समास का उदाहरण है। तो हमारा प्रत्येक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है 1-1। और जो तत्पुरुष समास है वो इम्पोर्टेंट अपने आप में है ही, क्योंकि इसमें जो विभक्तियाँ होती हैं का, की, को, के, से, में, पर, पे,
ये होती हैं जो जहाँ भी आप अगर ये देख लें तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो उसका जो उदाहरण है इम्पोर्टेंट वो है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ऐसे करके हमारे समास में से आप इस वीडियो के माध्यम से 1 से 2 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब जो हमारा भाषा बोध में है वो है हमारा अनेक शब्द। क्या है हमारा अनेक शब्द? वो हैं शब्द की परिभाषा हम पहले जानेंगे। वैसे तो परिभाषा एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती, जो पूछा जाता है वो आगे आप देखिए वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ आगे कैसे पूछे जाते हैं। परिभाषा है हमारी अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का जो प्रयोग होता है भाषा, उस भाषा को हम प्रभावशाली बनाया जाता है, उसे हम अनेक शब्द कहते हैं। अनेक शब्द के एक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, बहुत बोलने वाला। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में 10th में 12th में जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत बोलने वाला। अब ये क्या है? अनेक शब्द हैं, इसको एक शब्द में कैसे बोलेंगे? बहुत बोलने वाले को बात चाल, क्या बोलेंगे? बात चाल। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, बहुत बोलने वाला का एक शब्द क्या होगा? उसमें 4 एग्जाम उदाहरण दे दिए जाएंगे, बाचाल, पाचाल, माचाल, काचाल। तो आपको क्या लगाना है? टिक मार करना है बाचाल पर। किस पे करना है? बाचाल पर। और ऐसे आपको चुटकियों में 1 नंबर मिल जाएगा। अब जो अगला पूछा जाता है वो है पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा, अब ये क्या अनेक शब्द हैं, तो इसको इस शब्द में क्या बोलेंगे? दंपति। क्या बोलेंगे? दंपति। अब ये एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा आपसे? दंपति का एक अनेक शब्द क्या होगा? बहू बेटे का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, माँ बाप का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है? पति पत्नी का जोड़ा, और ये आपको 1 नंबर आ गया। अब जो हमारा एग्जाम में और जो पूछे जाते हैं वो आप देखेंगे, नदियों का मिलन स्थान, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो बनेगा एक शब्द वो बनेगा संगम। क्या बनेगा? संगम। तो ऐसे ही एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए नदियों के मिलन के स्थान को एक शब्द में क्या कहते हैं, और आपको 4 अगर उदाहरण दिखें, संगम, मंगम, रोड, चौराहा, तो आप क्या लगाएंगे? संगम। ऐसे करके आपका 1 मार्क्स फिर से क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो भी है जो देने योग्य है। जो देने योग्य है, तो क्या बोलेंगे इसको? दे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे वो हम बोलते हैं कृतज्ञ। एक शब्द में क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। जो और पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जल में जन्म लेने वाला। क्या? जल में जन्म लेने वाला। तो इसको हम बोलेंगे जलज। क्या बोलेंगे? जलज। यह काफ़ी बार पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आप इसको याद रखें। आप इसको याद रखेंगे कि जलज जो है उसका एक शब्द क्या होता है? अनेक शब्द क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। तो इस प्रकार से ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और आप ऐसे करके अपने एग्ज़ाम में कभी भी एग्ज़ाम में ये शब्द छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट छोड़ कर आते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कितनी सरल चीज़ को आप ये छोड़ के आते हैं। तो आप हमारी वीडियो को हिंदी व्याकरण की रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख लें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं अपनी अगला जो पार्ट है काव्य बोध, उसको भी ऐसे ही समझाऊंगा कि आपको कितने कम टाइम में कैसे मार्क्स लेने हैं हमारी वीडियो के द्वारा। तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी संग साथी फ्रेंड हैं उन सबको हमारा चैनल शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स के भी नंबर ऐसे ही गेन होते रहें, और आप सभी लोग अपने जीवन की ओर अपने मार्क्स का जो परस्पर है वो आप ले सकें। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।